नमस्कार, 5 की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। जितिन प्रसाद ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर आज बीजेपी का दामन थाम लिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए इसे एक बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। जो 4 नेता सालों से राहुल के करीबी माने जाते रहे हैं, उनमें अब 2 पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए और अब जितिन प्रसाद। बीजेपी में शामिल होने के मौके पर जितिन प्रसाद ने कहा कि वो कांग्रेस में रहकर अपने लोगों के लिए काम नहीं कर पा रहे थे। साथ ही एक संस्थागत राष्ट्रीय दल के तौर पर आज केवल बीजेपी ही है, बाकी दल या तो व्यक्ति विशेष के हैं या फिर क्षेत्रीय दल हैं। जितिन प्रसाद ने कहा कि बीजेपी में आने से पीएम मोदी के नए भारत के निर्माण में उन्हें भी योगदान देने का अवसर मिलेगा। बुके देके आपका स्वागत करें। मेरे राजनीतिक जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। जैसे कि आप जानते हैं, मेरा कांग्रेस पार्टी से 3 पीढ़ियों का साथ रहा है। तो ये महत्वपूर्ण निर्णय जो मैंने लिया है, बहुत विचार मंथन और सोच के बाद मैं इस फैसले पे पहुंचा हूं। और सवाल ये नहीं है आज कि मैं किस दल को छोड़ के आ रहा हूं, मगर सवाल ये है कि किस दल में जा रहा हूं और क्यों जा रहा हूं। ये मैंने पिछले कुछ वर्षों से 8-10 सालों से महसूस किया है अपने अनुभव में, राजनीतिक जीवन में, लोगों से मिलकर भ्रमण करके देश भर में, कि अगर आज कोई इस देश में असली माने में कोई राजनीतिक दल है जो संस्थागत इंस्टीट्यूशनल दल है, वो भारतीय जनता पार्टी है। बाकी दल तो व्यक्ति विशेष और क्षेत्र के हो गए, मगर राष्ट्रीय दल के नाम पे अगर आज भारत में कोई दल है तो भारतीय जनता पार्टी है। जिस दल में मैं था, मुझे ये महसूस होने लगा कि हम लोग राजनीति में हैं और राजनीति एक माध्यम है, दल भी माध्यम है। अगर आप अपने लोगों के हितों की रक्षा नहीं कर सकते, उनके लिए काम नहीं आ सकते, तो आपका राजनीति और उस दल से में रहने में क्या औचित्य है। तो यही मेरे मन में, और चाहे वो देश हित हो, चाहे वो प्रदेश हो, चाहे वो जिला हो, अगर आप अपने लोगों के उपयोग नहीं आ सकते, उनके सहायता के लिए आप मौजूद नहीं हो सकते और आपके इस लायक नहीं हैं कि आप अपनी जनता के हितों की रक्षा कर पाएं, तो वो मुझे महसूस होने लगा कि मैं वो कांग्रेस पार्टी में नहीं कर पा रहा हूं। रात दिन भारत की सेवा में निस्वार्थ लगे हुए हैं। हम देखते आए हैं, हमने चुनौतियों का सामना भी किया है, जनता ने हमें दरकिनार भी किया है। तो हम जानते हैं कि उनके प्रति देश की भावना क्या है, प्रधानमंत्री जी के प्रति। और वो जो नए भारत का निर्माण कर रहे हैं, उसमें मुझे भी एक सदस्यता जो आज मैंने ग्रहण की है भारतीय जनता पार्टी की, एक योगदान छोटा सा करने का भारत के प्रति, भारत की जनता की आने वाली पीढ़ियों के प्रति करने का अवसर मिलेगा। तो जितिन प्रसाद उन 4 कांग्रेसी नेताओं में से हैं जो राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाते थे। जितिन प्रसाद बीजेपी में आ गए हैं। इनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बीजेपी में आ गए हैं। तीसरे नेता सचिन पायलट, जो इन दिनों नाराज चल रहे हैं, पिछले साल उन्होंने बगावत भी की थी। और चौथे नेता हैं मिलिंद देवड़ा, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। उन्होंने जितिन प्रसाद के कांग्रेस छोड़ने के बाद ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस में उन्हें पूरा विश्वास है और कांग्रेस में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्हें मजबूत किया जाए तो वो बहुत अच्छे नतीजे दे सकते हैं। मिलिंद देवड़ा ने अपने ट्वीट में कहा कि मैं पार्टी के रूप में कांग्रेस में विश्वास करता हूं। कांग्रेस अपना स्थान फिर से बड़ी पार्टी के रूप में जरूर हासिल कर सकती है। हमारे पास अब भी बहुत मजबूत नेता हैं जिन्हें सशक्त बनाया जाए और उनका बेहतर इस्तेमाल किए जाए तो वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। मैं दुआ करता हूं कि मेरे कई मित्र, साथी और मूल्यवान सहकर्मी हमें छोड़कर ना गए हों। हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितिन प्रसाद के घर पर मौजूद हैं सौरभ शुक्ला, साथ ही लखनऊ से कमाल खान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सौरभ, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आप जितिन प्रसाद के घर पर हैं, क्या उनसे बातचीत हुई है? क्यों उन्होंने फैसला किया? क्योंकि आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिले हैं, वो गृहमंत्री अमित शाह से भी उनकी मुलाकात हुई है। किस तरह का आगे का रोड मैप उनका है उत्तर प्रदेश बीजेपी को लेकर?
देखिए अखिलेश जितिन प्रसाद घर पर आए हैं और जब से भी आए वो पत्रकारों से अभी बात नहीं कर रहे हैं अलग से, जो उनको कहना था उन्होंने पार्टी दफ्तर पे में कहा है। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब से उन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया है आज बीजेपी को, तब से लगातार पत्रकार सौरभ से हमारा संपर्क टूट गया है, हम उनके अखिलेश पास का सुन दोबारा पा रहे हैं जाने मेरे की को? कोशिश करेंगे। कमाल भी हमारे साथ हैं। मुझे बताया गया कमाल खान भी जुड़े हुए हैं। कमाल, किस तरह से लिया जा रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज इस कदम को? क्या बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने लगाए हैं या फिर इससे कांग्रेस पार्टी को लगता है कि कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला? देखिए ऐसा है कि अगर पार्टी कमजोर हो तो उसके लिए एक एक वोट का बहुत महत्व होता है। उनकी ज्वाइनिंग बीजेपी के लिए वोटों के लिहाज से भले उतनी महत्वपूर्ण ना हो जितनी कांग्रेस के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि कांग्रेस को जिस तरह से जिंदा करने की कोशिश प्रियंका गांधी कर रही हैं, बहुत सारे मौकों पे कोविड के पहले वो लखनऊ और उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्सों में आती भी रही हैं। दूसरे जो एक सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जो एक मैनिफेस्टेशन है पार्टी का, जिसमें प्रियंका गांधी माघ मेले के दौरान खुद संगम पे गई, वहां पे उन्होंने स्नान किया, उसकी तस्वीरें वायरल हुई। उसके बाद उन्होंने बोट चला के वो किनारे तक आई, फिर वो जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के आश्रम में गई, उनके चरण छुए, उनसे आशीर्वाद लिए, बाद में आके लोगों से बातचीत की, या कई सारे मंदिरों वगैरह में पूजा करने के लिए जो वो गई। तो जो पार्टी विंध्याचल भी वो गई थी, हम लोग भी उनके साथ गए थे, उनके जो कुल पुरोहित थे वो भी मिले थे, जिन्होंने बताया कि वो उनका परिवार जो है वो स्वरूप रानी जी के समय से उनका कुल पुरोहित है। तो ये जो एक टिल्ट है या एक जो ब्राह्मणों के को लुभाने की कोशिश है, उसको एक बड़ा झटका लगता है, क्योंकि जितिन प्रसाद अपने को काफी अरसे से ब्राह्मणों के नेता के तौर पे प्रोजेक्ट कर रहे थे। दूसरे देखिए एक परसेप्शन की भी बात है, उनके दादा कांग्रेसी थे, ये उनके पिताजी कांग्रेस के ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, बहुत बड़े नेता थे, उनका एक प्रभाव क्षेत्र है। जितिन प्रसाद खुद कई विभागों के मंत्री रहे हैं, 2 बार वो एमपी का चुनाव जीते हैं, एक बार शाहजहांपुर से, एक बार धौरहरा से। और एक बड़ी बात यह है कि वो गांधी परिवार के बहुत करीबी माने जाते थे। पहले वो राहुल गांधी के बेइंतहा करीबी थे, प्रियंका गांधी के भी करीबी माने जाते थे। तो कांग्रेस के लिए इस तरह से एक बड़ा झटका है, और बीजेपी के लिए यह फायदा है, चाहे वो परसेप्शन की लड़ाई हो उसमें भी कि कांग्रेस कमजोर हो रही है, गांधी परिवार के करीबी उसका साथ छोड़ के बिखर रहे हैं, और इस लिहाज से भी कि जो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यूपी में ब्राह्मणवाद मतलब ब्राह्मणों की पूछ नहीं हो रही है। तो कल उन्होंने अनूप चंद पांडे जो यूपी के चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं, उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया है। आज जितिन प्रसाद पार्टी में शामिल हुए हैं। तो ये चीजें जो है वो जहां जाति की राजनीति होती है उसमें इस तरह की चीजें बहुत महत्व रखती हैं। बिल्कुल कमाल, मुझे बताया गया कि सौरभ शुक्ला भी मेरे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन के जरिए। सौरभ, आप अपनी बात पूरी करें। थोड़ा ढीला हो गया कह रहे हैं ना, बता दो सबको कि अब आज चले जाए जब होगा तो। सौरभ के पास हम चलने की कोशिश करेंगे। कमाल, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 2017 से ही प्रियंका काफी प्रयास कर रही हैं कांग्रेस को दोबारा वहां मजबूत करने के लिए। ये भी कहा जा रहा है, जिस बात का जिक्र आप भी कर रहे थे, कि जो ब्राह्मण वोट बैंक है उस पर कांग्रेस की भी नजरें हैं। ये भी चर्चा चल रही थी कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी अब किसी ब्राह्मण को बनाया जा सकता है। तो ऐसे में जितिन प्रसाद का कांग्रेस से बीजेपी में जाना, आपने कहा कि झटका है कांग्रेस के लिए, लेकिन कितना बड़ा झटका माना जाए? क्योंकि आप ये भी कहते हैं कि 2004-2009 के चुनाव को अगर आप छोड़ दें तो लगातार बाद के 3 चुनाव जितिन प्रसाद हारे हैं। नहीं, देखिए जो एक फेस होता है ना वो चला जाता है, भले वो जमीन पे कितना वोट जुटा पा रहे थे कितना नहीं जुटा पा रहे थे। आप देखिए 2014 के चुनाव में वो 4थे नंबर पे थे, 2019 के चुनाव में वो 3रे नंबर पे थे, 2017 के चुनाव में वो 2रे नंबर पे थे। वो लड़ाई अच्छी थी, और 2017 में ये कहा जा रहा था, ये चर्चा हो रही थी कि अगर कांग्रेस चुनाव जीत जाएगी, जो अलायंस हुआ था उसके साथ में, तो वो अखिलेश यादव के साथ, तो ये कहा जा रहा था कि वो डेप्यूटी सीएम बना दिए जाएंगे, ये तक चर्चा हो रही थी।
तो इस तरह से कांग्रेस के लिए एक बड़ा नुकसान है। और दूसरे जो परसेप्शन की लड़ाई है कि एक फेस थे, एक चेहरा थे, उनका पूरा खानदान कांग्रेसी था, वो एक शख्स जब छोड़ के जाता है तो उसका मैसेज अलग जाता है। भले कोई बहुत जमीनी नेता, कोई जाति का नेता जिसकी बहुत चर्चा ना हो लेकिन बहुत वोट जुटाता है, उसके बनिस्बत जब कोई एक ऐसा नेता छोड़ के जाता है तो उसका असर पड़ता है। हमें याद है 8 अप्रैल को जब चुनाव हो रहा था अभी 2019 में, जब तो हमने एक दिन पूरा उनके साथ गुजारा धौरहरा में, और वो जो वहां पे गांवों में प्रचार कर रहे थे तो अपने भाषणों में ये कह रहे थे कि मैं आपका काम करूंगा। पहले जब मंत्री था तो मैंने आपके इंडिविजुअल छोटे छोटे काम नहीं किए, लेकिन मैंने यहाँ जब सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था मैंने सड़कें बनाई, जब मैं पेट्रोलियम मिनिस्टर था तो यहाँ घर घर में मैंने गैस सप्लाई कर दी। लेकिन जो निजी काम होते हैं लोगों के छोटे छोटे, वो करना बहुत महत्वपूर्ण है। मैं भले यहाँ पे छोटे छोटे अपने दफ्तर बनाऊं, अपने वर्कर रखूं और कोई टोल फ्री नंबर दूं कि जिससे आप हमसे संपर्क कर सकें। तो वो जो एक दर्द होता है किसी का कि जब वो सत्ता में होता है तो उसका काम कैसे कर पाता है, और एक लंबे अरसे तक जब सत्ता से बाहर होता है तो जब प्रशासन भी नहीं सुनता है, जब उसकी कहीं सुनवाई नहीं होती है, जनता उम्मीद से उसकी तरफ देखती है और आप उस उम्मीद को पूरा नहीं कर पाते और जनता से वोट की चाहत रखते हैं, तो ये एक मुश्किल काम होता है। कांग्रेस जो है 89 से सत्ता से बाहर है, तो कांग्रेस के लोगों के लिए एक बड़ा संकट होता है। जी कमाल, आप हमारे साथ बने रहिए। सौरभ शुक्ला बताया गया है कि जुड़ गए हैं। सौरभ, किस तरह का रोल अपने लिए देख रहे हैं जितिन प्रसाद? हम देखते हैं कि कुछ समय से वो कोशिश कर रहे थे अपने आप को एक ब्राह्मण नेता के रूप में स्थापित करने के लिए, तो क्या वो ब्राह्मणों की सियासत बीजेपी में आकर करना चाहते हैं? देखिए, अखिलेश जो उनके करीबी लोग हैं, क्योंकि अभी तो मीडिया से बात नहीं करी उन्होंने, उनके घर के बाहर ही मौजूद हैं, लेकिन जो उनके करीबी लोग हैं और कुछ दिन पहले जो हमारी भी बात हो रही थी तो बहुत ज्यादा खुश नहीं थे कांग्रेस में। जैसे कि सबको पता है कि उन्होंने तमाम बातें कही भी हैं कि पश्चिम बंगाल में वो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज थे, लेकिन ना उनको उनके मन मुताबिक सीटें दी गई, ना उनके मन मुताबिक प्लान किया गया कि किस तरीके से कैंपेन किया जाए। और उसके बाद वो पिछले 1 साल से यूपी में ब्राह्मण चेतना मंच चला रहे थे, और उस ब्राह्मण चेतना मंच चला रहे थे। जाहिर सी बात है, अब तक जितिन प्रसाद को यूपी में खासकर ये कभी नहीं देखा जाता रहा है कि वो ब्राह्मणों का नेता है। वो नेता थे और वो एक कास्ट बेस्ड नेता नहीं थे, लेकिन 1.5 साल में पिछले उन्होंने ही कोशिश की कि वो अपने आप को अपनी यूएसपी बनाए कि वो ब्राह्मण नेता है। उन्होंने ब्राह्मण चेतना मंच शुरू किया और ब्राह्मण चेतना मंच में लगातार जो यूपी की अभी मौजूदा सरकार है योगी आदित्यनाथ को ठाकुरवादी बताते रहे, और उन्होंने बताया किस तरीके से यूपी में ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है। उसके लिए उन्होंने अपना ब्राह्मण चेतना मंच बनाया है। तो ब्राह्मण चेतना जो मंच बनाया गया था वो मौजूदा योगी सरकार के खिलाफ बनाया गया था, जो उसमें वो यही बताते रहे कि किस तरीके से जो मौजूदा सरकार है वो ब्राह्मण विरोधी है। अब वो उसी पार्टी में आ गए हैं, तो ऐसे में जो उन्होंने अपने साथ लोग जोड़े हैं वो कितना सफल रहेंगे या बीजेपी उनको क्या रोल देती है? बहुत लोग कह रहे थे कि नहीं, देखिए बीजेपी से यूपी में ब्राह्मण नाराज हैं। बीजेपी के पास पहले से ही अखिलेश बड़े ब्राह्मण नेता हैं, चाहे वो रीता बहुगुणा जोशी हो, चाहे वो श्रीकांत शर्मा हो। और इस बीच आपको बता दें, अखिलेश कोरोना के दौर में ब्रजेश पाठक ने काफी अच्छा काम किया है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। वो मंत्री जरूर है, लॉ मिनिस्टर है, और उनका नाम भी काफी आगे भी चल रहा है कुछ अहम पदों के लिए सरकार में। तो ऐसा नहीं कि बीजेपी के पास बड़े नेता नहीं थे, लेकिन हाँ, ये एक परसेप्शनल विन जरूर है बीजेपी की कि जितिन प्रसाद उनके साथ आ गए, और कांग्रेस के लिए ज्यादा बड़ा झटका है। तो फिलहाल अभी जितिन प्रसाद को कुछ प्रॉमिस नहीं किया गया है, जो हमारी जानकारी है वो उन्होंने ज्वाइन किया है, लेकिन उनको ये जरूर कहा गया है कि उनको कुछ महत्वपूर्ण पद दिया जाएगा। उनको जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव हैं, वो चुनाव भी लड़ेंगे। उसके बाद अगर वो चुनाव जीतते हैं तो मंत्री भी बन सकते हैं अगर बीजेपी की सरकार आती है। तो काफी चीजें हैं उत्तर प्रदेश में, और हो सकता है कि नेशनल लेवल पे भी उनको कुछ रोल दिया जाए। तो ये काफी चीजें, लेकिन फिलहाल अभी जितिन प्रसाद अब बीजेपी में आ गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो कांग्रेस में कह सकते थे या कर सकते थे, वो उतना कह या कर नहीं पाएंगे फिलहाल, इसीलिए वो चुप हैं। वो नहीं चाहते हैं कि वो मीडिया में आके ज्यादा बोलें जिससे कुछ उनके खिलाफ हो जाए। जाहिर सी बात है, कांग्रेस में काफी लोग कह रहे हैं कि उनको मंत्री बनाया गया, वो काफी यंग थे, उसके बाद उनको नाराज 2019 में
अखिलेश बता दूं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ हम चुनाव प्रचार कवर कर रहे थे और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया था कि किस तरीके से उन्होंने 2019 में ऑलमोस्ट ज्वाइन कर चुके थे बीजेपी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रियंका गांधी के कहने पर जितिन प्रसाद को रोका था लोकसभा चुनाव में। तो फिलहाल काफी चीजें हैं, लेकिन अभी जितिन प्रसाद घर पर हैं, मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं। और आप जैसा कह रहे हैं सौरभ कि अगर चुनाव जीते, सरकार बनी तो शायद मंत्री बन सकते हैं, लेकिन अगर हारे, सरकार नहीं बनती तो क्या उन्हें अगले साल राज्यसभा मिलेगी, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। तो क्या समझौता हुआ है, किन शर्तों पर वो आए हैं, यह भी स्पष्ट नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया कमाल और सौरभ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त एक ब्रेक का। पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता विधानसभा चुनाव और चुनाव के बाद अपनाई गई रणनीति को लेकर केंद्रीय नेतृत्व पर सवाल उठाने लगे हैं। खासकर दूसरे राज्यों के नेताओं की राज्य में तैनाती के फैसले से कई नेता नाराज हैं। उनका कहना है कि 2019 में लोकसभा की 18 सीटें जीत कर देने वाले स्थानीय नेताओं पर भरोसा न करना पार्टी की गलती थी। इन सबके बीच बीजेपी उपाध्यक्ष मुकुल रॉय की टीएमसी में वापसी की अटकलें भी तेज हो गई हैं, क्योंकि कोलकाता में हुई बीजेपी की एक अहम बैठक से वो नदारद थे। हालांकि इस बैठक में शुभेंदु अधिकारी भी नहीं पहुंचे, लेकिन वो केंद्रीय नेताओं से मिलने दिल्ली आए हुए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता जुड़ रहे हैं इस खबर पर चर्चा करने के लिए। सौरभ, हमने देखा था विधानसभा चुनाव के वक्त टीएमसी के नेताओं में भगदड़ थी, वो बीजेपी में शामिल हो रहे थे, और अब जबकि टीएमसी चुनाव जीत गई है, लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं, बयान आ रहे हैं, जिससे लगता है कि कई बीजेपी नेता अपनी घर वापसी करना चाहते हैं, वो खुश नहीं हैं। उन्हें लगता है कि बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। और भी क्या कारण है, क्या हो सकता है आगे जाकर के जो 77 विधायक थे बीजेपी के जीत कर आए, उनकी संख्या आपको लगता है कि कम हो सकती है? देखिए, इस वक्त तो खबर जो है, जो माहौल है, इसमें लगता है कि बीजेपी के लिए कुछ ज़रूर प्रॉब्लम है बंगाल में, क्योंकि दो तीन चीज़ें हैं। एक तो जैसे आपने जिक्र की जिस बात की कि स्ट्रैटेजी उनकी क्या थी, जो यहाँ के स्थानीय नेता है उनका कहना है कि 2019 में हमने 18 सीट दी, लेकिन इस बार पश्चिम बंगाल के जो चुनाव हुआ इसमें बाहर से बहुत सारे नेता आ गए, वो यहाँ पे बैठ के स्ट्रैटेजी डिसाइड करने लगे। उनका बूथ वर्कर्स के साथ कनेक्ट नहीं था, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर था, भाषा के जो दूसरे भाषा में वो बात करते थे, बूथ वर्कर को समझ में नहीं आता था क्या करना है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स थे। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि इस वजह से पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल गया, वो इसको टीएमसी वर्सेस आउटसाइडर्स की बैटल बना दी और ममता वर्सेस ऑल की बैटल बना दी। तो सारे ये जो नेता आते रहे, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हो महाराष्ट्र से, या योगी आदित्यनाथ हो उत्तर प्रदेश से, या शिवराज सिंह चौहान हो मध्य प्रदेश से, ये सारे नेता यहाँ आके कैंपेन किए, लेकिन फिर भी बीजेपी जीत नहीं पाई। जो 200 सीट की आंकड़ा अमित शाह ने दावा की थी वो हो नहीं पाया, और अब इस स्ट्रैटेजी जो सेंटर से बनाया गया था उसको लेकर यहाँ पे सवाल उठ रहा है, यहाँ के जो नेता है वो उठ रहा है। दूसरी बात, मुकुल रॉय को लेके एक बहुत बड़ी स्पेकुलेशन है कि वो शायद जा सकते हैं वापस, क्योंकि वो मीटिंग में नहीं आई, और उनके बेटे ने ये बात पे जो फेसबुक पे लिखा है या जो बोला है उसको लेकर चर्चा हुई है। मुकुल रॉय अब तक कुछ नहीं बोले हैं। अभिषेक बैनर्जी से उनकी मीटिंग हुई है, जब अभिषेक बैनर्जी अस्पताल गए थे, मुकुल रॉय की वाइफ अस्पताल में है, और उसके बाद प्रधानमंत्री से भी मुकुल रॉय का बात हुआ है। लेकिन सौरभ, और प्रधानमंत्री ने भी फोन करके हालचाल पूछा था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। नमस्कार, मैं हूं अदिति राजपूत। कोरोना के मामले अब धीरे धीरे देश में कम होते जा रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना है कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। यानी चाहे जो भी हो, मास्क जरूर लगाएं, भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, और जल्द से जल्द वैक्सीन जरूर लगवाएं, क्योंकि सिर्फ वैक्सीन ही है जो हमारा कोरोना से बचाव कर सकती है। हम गूगल के साथ एक खास मुहिम लेकर आए हैं, वैक्सीनेट इंडिया, जिसमें वैक्सीन को लेकर, कोरोना को लेकर आपको तमाम वो जानकारियां देंगे जो आपके लिए जरूरी है। तो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र धमीजा, न्यूरोलॉजिस्ट हैं और एचओडी हैं लीडिंग हार्डिंग मेडिकल कॉलेज दिल्ली से। डॉक्टर धमीजा, बहुत स्वागत है आपका हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर धमीजा, सबसे पहले यही आपसे मैं जानना चाहूंगी कि वैक्सीन कैसे असर करता है हमारे शरीर में, और वैक्सीन लगवाने के बाद भी क्या शुरुआत में कुछ खास सावधानियां रखने की जरूरत होती है? थैंक यू। वैक्सीन डेवलपमेंट जो है 2020 का एक अभूतपूर्व योगदान है साइंस का और साइंसदानों का और रिसर्चर्स का।
हमने लैब से जैब तक का जो सफर है 300 दिनों में पूरा किया, जो आज तक कभी भी नहीं हुआ। ये ऐतिहासिक योगदान है और इसे हमें समझना चाहिए कि इस पैंडेमिक को खत्म करने के लिए वैक्सीन ही एकमात्र इंपॉर्टेंट वेपन है। तो आपने प्रश्न पूछा है कि वैक्सीन कैसे काम करती है। तो वैक्सीन जो है एक हेल्दी इंडिविजुअल में हम वायरस के जो या तो सब यूनिट भेजते हैं या उसका जो वायरस को किल करके उसको हम बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं सेल्स में, और बॉडी में जो हमारी क्षमता है, प्रतिरोधक क्षमता, चाहे वो एक बी सेल की है जो एंटीबॉडीज बनाती है और एक टी सेल है जो मेमोरी सेल्स हैं, ये जो हमारी सेलुलर इम्यूनिटी बनाती है। सभी वैक्सीन का जो अंत का जो मेन मकसद है वो यही है कि हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बनाना और बीमारी को नहीं होने देना। तो वैक्सीन जो है हमारी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोड्यूस करती हैं टी सेल्स और बी सेल्स के द्वारा, जबकि बीमारी नहीं होने देती हैं। जी डॉक्टर साहब, सबसे बड़ा सवाल एक ये भी उठता है कि कौन सी वैक्सीन लगाएं, और ये भी क्योंकि लोगों के दिमाग में ये चलता है कि कौन सी वैक्सीन ज्यादा असरदार है। अगर कोविशील्ड ज्यादा असरदार है तो वो लगवाएं, कोवैक्सीन ज्यादा असरदार है तो वो लगवाएं। उन्हें आप क्या कहेंगे? ये प्रश्न अक्सर मेरे से पूछा जाता है और मैं हमेशा यही जवाब देता हूँ, द फर्स्ट वैक्सीन यू गेट इज द बेस्ट वैक्सीन। जो भी पहले आपको वैक्सीन मिले आप वही वैक्सीन लगवाएं और वही बेस्ट वैक्सीन है। सभी वैक्सीन असरदार हैं, इफेक्टिव हैं, सेफ हैं और आपको बीमारी से बचाती हैं, आपको आईसीयू से बचाती हैं। और बिल्कुल भी संकोच मत करें, जो वैक्सीन आपको मिले और लगवाएं। जी डॉक्टर साहब, क्या क्या साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं जो लोगों को लेकर, जो लोगों में डर है साइड इफेक्ट्स को लेकर, उसके बारे में भी बताएं। माइनर साइड इफेक्ट्स हैं, कोई ऐसी वो मेजर प्रॉब्लम नहीं है। सभी वैक्सीन के साथ होते हैं, सभी दवाइयों के साथ होते हैं। वही माइनर साइड इफेक्ट्स जो हैं कोविड-19 वैक्सीन के प्रति भी देखे गए हैं, चाहे वो लोकल जगह पे जहां हम इंजेक्शन लगाते हैं वहां पे रेडनेस हो या पेन हो या एक दिन के लिए फीवर हो। यही साइड इफेक्ट्स ज्यादातर हैं और ये 1-2 दिनों में ठीक हो जाते हैं। इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मेजर एनाफाइलैक्सिस या मेजर रिएक्शन जो है वो बहुत कम लोगों में देखा गया, 1 in 1 million भी नहीं है। और ये चीजें जो हैं सभी बीमारी, सभी वैक्सीन, सभी दवाइयों के साथ हो सकती हैं और कोविड वैक्सीन भी एक तरह की वही वैक्सीन है जो बाकी वैक्सीन जैसे हम लगाते हैं और कोई मेजर साइड इफेक्ट्स इसके नहीं है। जी तो डॉक्टर धमीजा, आप यहाँ पर ये भी कहना चाह रहे हैं कि जो बड़े साइड इफेक्ट्स हैं ऐसा कुछ भी अब तक देखने में नहीं आया है और लोगों को बिल्कुल भी इससे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये भी एक सवाल उठता है कि वैक्सीन जब लगवाते हैं तो कुछ लोगों को 1 दिन बुखार आता है, कुछ लोगों को 2 दिन बुखार आता है, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग भी हैं शायद जिन्हें थोड़ा ज्यादा बुखार आता है। क्या उन्हें कुछ खास प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है? देखिए, कोविड वैक्सीन जब हम लगाते हैं और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को आने में कम से कम 2 हफ्ते लगते हैं, तो हम ये सजेस्ट करते हैं कि फर्स्ट डोज और सेकंड डोज के बाद 2 हफ्ते तक जो है आप सावधानी रखें बिल्कुल, और उसके बाद भी कंटिन्यू टू वेयर मास्क। मास्क भी एक बहुत बड़ा वैक्सीन है, उसको कभी मत छोड़िए जब तक कि पूरा जो है हमारा देश इस बीमारी से मुक्त नहीं हो जाता है। इसलिए मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना और हैंड हाइजीन और रेस्पिरेटरी हाइजीन और क्राउड का हिस्सा नहीं बनना और वैक्सीन लगवाना, ये 5 चीजें बहुत जरूरी हैं। रही बात कि कुछ लोगों में ज्यादा ड्यूरेशन के लिए ये साइड इफेक्ट देखे गए हैं, ये सभी साइड इफेक्ट सेल्फ लिमिटिंग है। मैं खुद जो एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन और कोविड-19 वैक्सीन का जो हमारा सेफ्टी मॉनिटरिंग कमेटी है, मैं उसका मेंबर हूं और अभी तक की जो हमारा एक्सपीरियंस है, अभी तक जो हमारी रिपोर्टिंग है, उसमें कोई भी मेजर साइड इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिला है। माइनर साइड इफेक्ट्स जरूर होते हैं, वो किसी भी वैक्सीन के साथ हो सकते हैं, उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बेनिफिट देखना है वैक्सीन का, आपको अपनी जान बचानी है, अपने प्रियतम लोग हैं, आपके लव्ड वन हैं, उनकी जान बचानी है और सोसाइटी को आपने पैंडेमिक से मुक्त करना है। इसलिए ये छोटे मोटे साइड इफेक्ट की आप चिंता मत करें। आपको जब भी मौका मिले, जब आपका नंबर आए, जाकर वैक्सीन लगवाएं। और वैक्सीन ना केवल आपके लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि सभी लोगों के लिए, आपके आसपास के जो लोग हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, और जब ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगवाएंगे तभी हमारा देश है जो है वो कोरोना से मुक्त हो पाएगा। डॉक्टर राजेंद्र धमीजा, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दक्षिणी पश्चिमी मानसून ने महाराष्ट्र के कई जिलों में दस्तक दे दी है। मुंबई में आज सुबह मानसून ने अपनी पहली दस्तक दी। यह मानसून तय समय से 2-3 दिन पहले ही पहुंच गया। कई इलाकों में तेज तो कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून की पहली बारिश मुंबई में हो रही है। इसके अलावा आज से लेकर 12 जून के बीच मुंबई, पुणे और कोंकण के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। बारिश के बाद एहतियातन मुंबई के निचले इलाकों में बीएमसी कर्मचारियों की तैनाती की गई। ये वो इलाके हैं जहां बारिश के तुरंत बाद पानी भर जाता है और ऐसे में अगर बारिश होती रहती है तो इन इलाकों में पानी जमा होने की आशंका रहती है। इस बीच बारिश के कारण सायन और कुर्ला के बीच पानी भरने से लोकल सेवाएं बंद कर दी गई।
और मुंबई के सायन इलाके में भारी बारिश के चलते जगह जगह पानी भर गया। सायन फ्लाईओवर को यातायात के लिए बंद कर दिया गया। इस वक्त मैं मुंबई के सायन इलाके में मौजूद हूँ, सायन फ्लाईओवर के बिल्कुल पास। फ्लाईओवर पूरी तरह से यातायात के लिए बंद कर दिया गया है और आप देख सकते हैं लोग किस तरह से पानी के अंदर यहाँ पे नजर आ रहे हैं। घुटने तक पानी है। भैया आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं भाईकल्ला से। भाईकल्ला से आ रहे हैं। ऐसे पानी के अंदर बिल्कुल इससे भरेला हिम्मत से और इधर भरेला। किस काम से निकले हैं आप? बैंक के काम से। बैंक के काम से निकले हैं। तो आप देख सकते हैं कि मुंबईकरों को जो जरूरी काम के लिए बाहर निकले हैं वो किस तरह से सामना कर रहे हैं। मानसून के पहले दिन बहुत ही तेज बारिश लगातार हो रही है। कमर के ऊपर तक पानी लोगों के नजर आ रहा है और यहाँ पर कुछ लोग आपको मेरे पीछे नजर आएंगे पानी में, जो बच्चे हैं वो खेलते हुए भी, उनके लिए मस्ती का मौका भी यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी हुआ है और ये जो बारिश है वो बिल्कुल भी नहीं रुक रही है। तमाम इलाकों में लगातार बारिश जारी है और ख़ासतौर से ये जो आप इलाका देख रहे हैं यहाँ हर बार इसी तरह से जल जमाव की स्थिति नज़र आती है। हाई टाइड का समय निकल चुका है लेकिन जो जल जमाव है कई इलाकों में इस वक्त भी आप देख सकते हैं। रास्ते बंद पड़े हुए हैं। कहाँ से आ रहे हैं दादा आप? वर्ली से आ रहा हूँ। वर्ली से चलते हुए बिल्कुल वैसे ही? चलते आ रहा। कोई गाड़ी नहीं मिल रही है? कोई गाड़ी नहीं। किस काम से निकले थे आप आज? मैं ड्यूटी पे गया था। ड्यूटी पे गया। कहाँ काम करते हैं? मैं बीएमसी में करता हूँ। बीएमसी में काम करते हैं आप? देखिए आपकी बीएमसी ने क्या तैयारी की है, ये हालत हो गई है मुंबई की। क्या करेंगे, अभी कुछ बोल नहीं सकता है ना। मैं भी इमरजेंसी में काम करता हूँ। आप इमरजेंसी में काम करते हैं? अभी देखिए इमरजेंसी जैसी हालत पूरी मुंबईकरों के लिए। वो तो बराबर है। देखिए ये खुद भी बीएमसी में काम करते हैं और इमरजेंसी विभाग में काम करते हैं और आज मुंबई के लिए जो रेड अलर्ट जारी है खासतौर से लोग बीएमसी को ही कोसते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या तैयारी बीएमसी ने की थी। जब पिछले साल का अगर आप देखें कोविड के समय जब बारिश हुई थी, निसर्ग के बाद का भी समय था, लेकिन उस वक्त मुंबईकर जो थे वो घर के अंदर थे लॉकडाउन के समय में। लेकिन इस बार अनलॉकिंग की शुरुआत सोमवार से हुई है मुंबई में। जो प्राइवेट दफ्तर भी हैं वो 50% कैपेसिटी के साथ खुल रहे हैं। तो ऐसे में लोग बाहर निकले थे अपने अपने काम के लिए। कितने लोगों को आधे रास्ते से लौटना पड़ा और गाड़ियां चूंकि बीच में ही बंद पड़ी हुई हैं तो ऐसे में जो ट्रैफिक विभाग भी है वो ज़्यादा मदद नहीं कर पा रहे हैं लोगों की, क्योंकि बीच बीच में गाड़ियां रुकी हुई हैं, उन तक क्रेन भी नहीं पहुंच पा रही है ताकि गाड़ियों को आगे वहां से हटाया जा सके। तो मुंबई के मानसून के पहले दिन मुंबई लगभग बंद पड़ी हुई है और कई इलाके ऐसे आपको बिल्कुल दिखेंगे डूबे हुए और उस पर लहरें भी आपको बिल्कुल वैसी नजर आएंगी जैसे आप किसी समंदर के किनारे खड़े हों। सायन इलाके से कैमरा पर्सन प्रवीण जी रोहित के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। वहीं खार की बात करें तो एसवी रोड पर चारों ओर पानी भर गया है। खार सबवे को बंद कर दिया गया। कई गाड़ियां बीच सड़क पर ही बंद हो गई। वहीं कई लोग पानी निकलने का इंतजार करते देखे गए। खार में एसबी रोड पर हूं और ये जो आप देख रहे हैं खार सबवे का ये रास्ता है। किस तरह से पूरा पानी भर चुका है। बीच में एक कार जो है बंद हो चुकी है और उसे छोड़कर शायद जो उसमें थे वो बाहर निकल गए हैं। पानी काफ़ी तेज़ है। हालांकि एसबी रोड पर धीमी गति से अभी यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है ट्रैफिक चलते हुए। इस चौक से अगर हम देखें तो इस चौक पे चारों तरफ जिस तरफ भी देखें हर तरफ पानी पानी यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। हालांकि अभी भी कुछ गाड़ियाँ चल रही हैं लेकिन जैसा कि उस तरफ एक गाड़ी बंद हो चुकी है तो वो खतरा बना हुआ है। कुछ यहाँ पर फूड डिलीवरी बॉय हैं। ये बताइए आप लोग यहाँ पर खड़े हैं, क्या बात है? सर बहुत पानी खड़ा है इधर, बहुत पानी खड़ा है। क्या करते हैं, गाड़ी बंद हो रही है, स्कूटी सब बंद हो गई गाड़ी। अच्छा तो ये थोड़ा सा ऊंचा इसलिए आप लोग यहाँ पे खड़े हैं? जी 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 इसलिए बहुत मतलब भाई इधर बहुत गहरा पानी, बहुत इधर भी बहुत, इधर तो यहाँ तक पानी है पूरा। इंसान डूब जाएगा पूरे दिन। आगे की तरफ पूरा इंसान डूब जाएगा। तो आज आप लोगों का काम थोड़ा ठंडा होगा? कुछ मिल कस्टमर बुला रहे घर पे जाने के लिए, कोई रास्ता ही नहीं, मैन होल वगैरह खुला हुआ है, फिर भी बुला रहे हम लोग को आगे आओ आओ करके। कैसा होगा, खुद तो आ नहीं सकते तो हम लोग कैसे जा सकते? जहाँ तक कि अभी 2 बिल्डिंग छोड़ के जाना है पर पानी और मैन होल खुला हुआ है, जा नहीं सकते वहाँ तक। ऐसा कोई जिसके पास अभी ऑर्डर हो जा नहीं पा रहा? मेरे पास ऑर्डर पड़ा हुआ है। कहाँ का है ऑर्डर? ये पीछे वाला का यही है, पीछे का रोड का। आप लेकर आए हैं कि में पड़ा हुआ? अच्छा, बैग में पहुँचाने पर कस्टमर है कि बोल रहा है कि मेरे इधर पानी नहीं भरा हुआ, आ जाओ। और यहाँ देख सकते हैं आप जैसे कि पानी भरा हुआ है,
फिर भी वो बोल रहे कि पानी नहीं भरा। वो घर पे बैठ के सिर्फ फ़ोन पे बात कर रही है। पर उसको बोले जब नीचे आएगी तो मालूम पड़ेगा। कहाँ मालूम पड़ा, जब पानी भरा हुआ है ना यहाँ पे। ये समस्या है, पानी का बहाव भी देखिए किस तरह से है। यहाँ तो खैर थोड़ा सा हम ऊंचाई पर हैं, लेकिन आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? मैं अपना वरला जा रहा हूँ। वरला वडाला जाना है। हाँ। कहाँ से आ रहे हैं? ये अपना वी क्रॉसिंग करने से मैंने अपना तो अभी तो पानी है बहुत, कैसे जाएंगे? हाँ क्या करें, फिर जाना तो पड़ेगा, नहीं तो फिर घुमा फिर के जाना पड़ेगा। चारों तरफ पानी है देखिए। हालांकि वाहन गाड़ियाँ कुछ चलती हुई दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन जैसा कि स्विगी वालों ने बताया कि मुश्किल है, आगे की तरफ ज़्यादा पानी है तो सोसाइटियों में जा पाना उनके लिए बड़ा मुश्किल है। लिहाजा वो भी इस तरह से इंतज़ार कर रहे हैं पानी कम होने का, लेकिन बारिश है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। लिहाजा हाई टाइड का वक्त बीत जाने के बाद भी चारों तरफ मुंबई में पानी ही पानी सड़कों पर भरा हुआ है और लोग इसी में से अपना रास्ता बनाते हुए चल रहे हैं। और शायद इसीलिए कहते हैं कि मुंबई है वो रुकती नहीं है, चलती रहती है। लिहाजा इस कठिनाई में भी पानी में रास्ता निकालते हुए लोग चल पा रहे हैं, जा रहे हैं कुछ लोग, और कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं कि बारिश कम हो, थोड़ा पानी कम हो तो वो आगे बढ़े। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल के साथ सुनील से NDTV इंडिया के लिए। धारावी की अगर बात करें तो वहां पर कई बड़े छोटे नाले हैं, कुछ को साफ किया गया था, कुछ में कचरा भरा हुआ है, इस कारण वहां पर पानी भर रहा है। ऐसे में स्थानीय लोग नालों की सफाई में लग गए हैं। बारिश को लेकर मौसम विभाग ने मुंबई में रेड अलर्ट जारी कर दिया, जबकि कल के लिए ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। भारी बारिश से मीठी नदी का जलस्तर भी बढ़ गया। इससे आसपास की कई इमारतों के ग्राउंड फ्लोर तक पानी चला गया है। करीब 18 किलोमीटर तक बहने वाली ये नदी आर्य कॉलोनी, कुर्ला, बांद्रा से होते हुए महिम खाड़ी के पास समुद्र में मिलती है। इस नदी का सबसे ज्यादा हिस्सा पूर्वी उपनगर में ही है। बारिश के समय सबसे ज्यादा इसी क्षेत्र के लोग प्रभावित होते हैं।